इंपॉर्टेंट हो है लक्षद्वीप। अब आप, मैंने इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस आपको बताया। 26/11 के बाद भारत ने एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, पहली बात की दुनिया में आधुनिक युग में ये पहला मैरीटाइम जिहादी अटैक था, पहला मैरीटाइम जिहादी अटैक। और पुष्पेंद्र जी, आपने पाकिस्तान में बहुत दिन काम किया है, आपको मैं बता दूं, अब जिहाद ने यही समुद्री जिहाद का रूप ले लिया है। और लश्कर तोयबा और जैश ए मोहम्मद के जो ट्रेनिंग कैंप्स है, वहां पर इन्होंने बड़े बड़े स्विमिंग पूल बनाए हुए हैं जहां पे उनको ये ट्रेनिंग दी जा रही है। आप ये मत समझना कि वो जो 26/11 हुआ था कसाब और उसके दोस्तों के ट्रेनिंग के साथ खत्म हो गया था। उसका स्कोप और मैग्नीट्यूड वो और भी बढ़ चुका है। जाहिर सी बात है, इसमें कौन सी बहुत बड़ी आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। तो हमने विस्तार से जो हमारे तटीय क्षेत्र है और जो हमारे आइलैंड है, उसके सिक्योरिटी की हमने समीक्षा की। और उस समीक्षा करने के बाद हम इस निर्णय में पहुंचे कि हमको लक्षद्वीप जैसे आइलैंड को हमको बिल्कुल इसकी सिक्योरिटी जो है उसको बढ़ानी होगी, ताकि उसको कोई स्टेजिंग पोस्ट के रूप में उसको इस्तेमाल ना कर सके। और आपके जो लोग सुन रहे हैं, मैं एक और बात बता दूं कि पाकिस्तान का, अब ये पिनारी विजयन और पाकिस्तान का थोड़ा सा एक वो पैरेलल आप देखिए। पाकिस्तान का हमेशा से बहुत बहुत रुचि रही है इस द्वीप में। इसलिए जब जब ईस्ट पाकिस्तान था तो पहले तो उनको वो स्टेजिंग पोस्ट चाहिए कि भाई कराची से जहाज आया तो उनको कोई स्टेजिंग पोस्ट, लक्षद्वीप था। तो क्योंकि वो मुस्लिम मेजॉरिटी था तो जिन्ना ने बड़ी वकालत की थी अंग्रेजों के सामने, किया उनको मिलना चाहिए। लेकिन इसके पहले कि जिन्ना कुछ कर पाता, सरदार पटेल ने इंडियन नेवी को भेज दिया लक्षद्वीप। फिर आपको एक और बात बता दूं, जस्ट 3 महीने, इंडिपेंडेंस के जस्ट 3 महीने पहले जो प्लानिंग स्टाफ थी ब्रिटेन की, उसने अपने हुक्मरानों को चिट्ठी लिखा और कहा कि भाई अगर हमको भारत कोई और फैसिलिटी नहीं देता है तो हमको लक्षद्वीप को रखना चाहिए। क्योंकि वहां का एयरपोर्ट, द वर्ड दैट दे हैव यूज्ड इज एयरपोर्ट, कि वहां का एयरपोर्ट बहुत हमारे लिए जरूरी है, वरना हम न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से हमारा कनेक्शन नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा, फिर सरदार पटेल ने उनके पानी फेर दिया उनके मंसूबों के ऊपर में। लेकिन वो भी एक तरह से देखे तो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का ही हिस्सा था। फर्क सिर्फ इतना था कि उस समय जापान जो था वो एडवर्सरी था, आज चाइना एडवर्सरी। ये तो जियोपॉलिटिकल हालात मतलब ये बदलते बदलते रहते हैं। तो ये समुद्री जिहाद का खतरा बहुत ज्यादा है, जितने कई ऐसे आपके यह है कि समुद्री रास्ते से केरला कोस्ट से आप पढ़ते होंगे अखबार में कि 5 जिहादी घुस गए। ऐसा भी हुआ है कि वो केरला कोस्ट से आए हैं, पूरा इंटेलिजेंस है, वो पूरा अपना साजो सामान लेके, वो गोला बारूद लेके, हथियार लेके वो घुसे हैं और अभी तक पता नहीं चला कि वहां का वो कहां गए। पता चला कि केरला से वो तमिलनाडु चले गए। तो 26/11 जिन लोगों ने, जिनके जहन में अभी भी वो कायम है, वो हमला जो था, वो इस बात पर ध्यान दे कि लक्षद्वीप इसलिए क्यों उसका अपग्रेडेशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, और क्यों उसका जिहादीकरण नहीं होने देना चाहिए। बाकी अब मैं असली मुद्दे पे आ रहा हूं पुष्पेंद्र जी, कि हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड ने 18 मार्च 2021 इसी साल लक्षद्वीप के इर्द गिर्द तीन तीन समुद्री वेसल पकड़े।
मालूम है कितने का ड्रग रिकवर हुआ उनसे? 3,000 करोड़ रुपए का। 3,000 करोड़ रुपए का सर। 5 AK-47 राइफल्स थे उसमें, 19 उसमें पर्सनल थे। उसके 3 दिन पहले, ये 18 मार्च की बात कर रहा हूं, उसके 3 दिन पहले एक श्रीलंकन जहाज था आकाश दुआ, जो मिनिकॉय आइलैंड पे पकड़ा गया, उसमें 2,000 किलो, ध्यान रखिएगा, 2,000 किलो हीरोइन उसमें था। तो अगर आप नवंबर 2020 और 18 मार्च का 5 महीने का अवधि ले लें, तो आप समझिए कि 5,000 करोड़ रुपए का ड्रग पकड़ा गया। इसका रिसिपिएंट कौन होने वाला था? मैं आज हिंदुस्तान से यह सवाल पूछता हूं, किसका रिसिपिएंट कौन था ये 5,000 करोड़ रुपए का? मैंने तो केवल सिर्फ 5 महीने का आपको आंकड़ा दिया। क्या इसका रिसिपिएंट अपने अल्ट्रा लेफ्टिस्ट थे? क्या पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया था इसका? क्या ये शाहीन बाग वालों के लिए था? क्या ये पाकिस्तान के जिहादी ग्रुप्स के लिए था? ये किसके लिए था? भाई, अगर केरला में सोना इतनी मात्रा में पहुंच सकता है और चीफ मिनिस्टर का ऑफिस अगर खुद इन्वॉल्व हो सकता है, तो इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व है साहब? कौन इसका रेसिपिएंट था? और मैं आपको बता दूं, ये यहीं तक सीमित नहीं है, मालदीव्स में भी यही हो रहा है। उन्होंने भी कई ऐसे वेसल्स को पकड़े हैं। श्रीलंका के से कई वेसल्स ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये पूरा जो मैंने जो बोला, ये जो ओशनिक रिज है, ये जो पूरा ये इंडियन ओशन का ये रीजन है, ये पूरा का पूरा एक ड्रग नार्को जिहाद का एक इकोसिस्टम वहां डेवलप किया हुआ है। अब साहब देखिए क्या है, एक बात को लोग ध्यान रखें कि कश्मीर में क्या हुआ था। कश्मीर में पहले पैन इस्लाम आया, ठीक है साहब, उम्मा पैन इस्लाम, पॉलिटिकल इस्लाम। फिर उसके बाद क्या हुआ? सेपरेटिज्म, अलगाववाद आया। अलगाववाद ने फिर क्या रूप लिया साहब? जिहादिज्म। फिर हमने पैन इस्लाम का खूनी चेहरा देखा जब हमारे हिंदू भाइयों को 91 में वहां से पलायन करना पड़ा। तो क्या आप लक्षद्वीप को भी अगला कश्मीर बनाना चाहते हैं? केरला के जिहादी, उन्होंने कश्मीर के जिहादियों से नाता जोड़ लिया है। आपको मालूम है ना कि जब बुरहान वानी जब मारा गया था, कई कोर्ट्स में ब्लास्ट हुए थे केरला में। केरला के जिहादी ने काबुल के जिहादियों से भी नाता जोड़ लिया है। केरला के जिहादियों ने कोलंबो के भी जिहादी, जो कोलंबो ब्लास्ट हुए थे चर्च में, वहां के भी जिहादियों से नाता जोड़ दिया है। तो क्या लक्षद्वीप के जिहादियों से या लक्षद्वीप में तैयार किए हुए जिहादियों से, पैन इस्लामिस्ट से, रेडिकलाइज लोगों से क्या ये तार जोड़ना बाकी? मेरी नजर में तो मुझे इस पर विश्वास नहीं। तो मैं अपनी बात यहीं पे खत्म करता हूं, और मुझे इतनी देर में जितना कुछ मैं आपको बता सकता था, मैंने आपको बताने की कोशिश की। आपके अगर कुछ, मैं कोई स्पेसिफिक सवाल तो नहीं, मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा, लेकिन इस पूरे उसमें आपने जब बैकग्राउंड में गए आप, खासतौर से केरल के, तो हम क्यों भूलते हैं कि 1921 में जो सबसे बड़ा हिंदुओं का मैसेकर हुआ वो मोपला में हुआ।
दैट वाज केरला। जब खिलाफत मूवमेंट की बात चल रही थी और गांधी जी उसको सपोर्ट कर रहे थे, तो जो मैसेकर मैसिव लेवल पे हिंदुओं को मारा गया, वो तो जो किताब लिखी है सी शंकरन नायर ने, उनकी किताब का नाम है गांधीयन अनार्की। उस किताब के अंदर जो जो जिन साहब ने लिखा है वो 1897 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, अमरावती के अधिवेशन में वो उसको प्रिसाइड कर रहे थे। उन्होंने पेज नंबर 132 के ऊपर साफ साफ लिखा है, उसमें एनी बेसेंट का आर्टिकल है कि मोपला में क्या हुआ, तो मोपला ये वही जगह है जहां हिंदुओं को एक साथ मारा गया। और आपने जो बात कही उसमें मैं एक छोटी सी बात ये जोड़ना चाहता हूं कि आपने बताया कि जो मैरिटाइम जो जो समुद्री जिहाद है उसमें जो जो 26/11 था वो था। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि 26/11 पे तो आपने ये जो आपकी किताब है, जो मैं अक्सर बीच बीच में उसको रिफर करता रहता हूं, नो द एंटी नेशनल, इस किताब में मुझे याद है कि पेज नंबर 297 पर आपने लिखा है 2611 एंड हाईजैकिंग ऑफ इंडियाज वॉर रूम। तो वो किस तरीके से भारत की मदद से हुआ। तो आपकी बात जब कहते हैं कि जो जो अंदरूनी फोर्सेस हैं, तो आज जो भी कुछ वहां हो रहा है वो उसी केरला की नजर है, उसी केरला के चीफ मिनिस्टर के दामाद का असर है जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बनाया गया। ये वही केरला है कि आज हम पीएफआई की बात करते हैं, लेकिन इसकी नींव तो हम 1921 में देख चुके हैं वहां किस तरीके से हुआ। तब ना वहां आरएसएस थी, ना जनसंघ था। लेकिन ये बात है कि आज आपने पूरे उसको लेकर के यहां तक कनेक्ट किया और अब वहां ये मांग उठ रही है कि साहब यहाँ इस्लाम है। तो मैं ये कहता हूं कि ये जो बीमारी है, इसका सरकार क्या जवाब देगी, नहीं देगी, सरकार अपने एडमिनिस्ट्रेशन में देगी। बट अगर ये गलतफहमी है कि वहां 98% मुसलमान हो गए हैं, तो अब वहां जो है वो इस्लामिक कानून चलना चाहिए, तो फिर हिंदुस्तान में तो मेजोरिटी हिंदुओं की है, फिर हम तय करेंगे कि क्या चलेगा हिंदुस्तान में। अगर यही काउंटर नैरेटिव है कि आप भारत की मेजोरिटी को उस वक्त गाली देना शुरू करते हैं जहां आप मेजोरिटी में हो जाते हैं। तो हमने यह रूप देखा कि चाहे बंगाल में हम देख रहे हैं, मालदा में देख रहे हैं, हम 24 परगना में देख रहे हैं, हम बिहार के सीमांचल 4 जिलों में देख रहे हैं, जहां जहां मुसलमान मेजोरिटी में होता है उसको इस्लाम सूझता है। और अभी अभी एक जाहिल समाजवादी पार्टी का लीडर कह रहा था कि जो कोरोना जो है ये अल्लाह की जो है एक तरीके से कहर है, भाई ये आसमान से उतरा है। तो उससे कोई ये पूछ नहीं रहा कि भाई जब आसमानी किताब जैसी कहर उतर चुका है तो फिर उसके बाद तो कोई भी कहर बहुत कम होगा। तो वो तो कहर बहुत पहले उतरा था, 1400 साल पहले आसमान से। अब वहां से कोरोना उतर रहा है तो कौन सी बड़ी बात है। तो कुल मिलाकर के सिंह साहब, आई एम ग्रेटफुल टू यू कि आपने जिस तरीके से इस इशू को, मैं नहीं देखता कि इस इशू को एक खबरों तक तो रहती है सीमित, के कुछ खबरें आ गई, कुछ बात हो गई कुछ, लेकिन जो इन डेप्थ उसके इंपैक्ट है, उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, उसका फ्यूचर डायमेंशन क्या होगा, मालदीव के साथ क्या रिश्ता है, वहां पर किस तरीके की फोर्सेस को मदद मिलेगी अगर ये जिहादी इसको एक्सटेंड करेंगे। और भारत की टेरिटरी में भारत के टैक्स पे पलने वाले लोग जो हैं वो वहां शरिया की बात करते हैं। तो ये जो जिन लोगों को शरिया वरिया चाहिए वो जाएं जहां शरिया मिलती हो। यहां तो शरिया मुझे लगता नहीं कोई देगा, यहां सरिया जरूर दे देगा इनको कोई। मैं कहना चाहता हूं कि आपने जो वो 1921 की बात की, वो मोपला रिबेलियन की, अम्बेडकर साहब ने उसके बड़े विस्तार से लिखा है, एनी बसंत ने बहुत विस्तार से लिखा है। जी, और जी। आपको मालूम है कि उस समय इन्होंने इस्लामिक एक हिस्से में इस्लामिक कैलिफेट इन्होंने डिक्लेयर कर दिया जी, जी, केरला। जी, जी। तो केरला की ये हकीकत है, आज की हकीकत नहीं है। ये मैं जो कह रहा हूँ ये तो आप, ये तथ्य बोल रहा हूँ, आप पढ़ लें अम्बेडकर का। अगर किसी को आ, मेरी बात पे अगर विश्वास नहीं है तो मैं उनको भेज दूंगा, दस्तावेज भेज दूंगा मैं। नहीं, यानी सारे देश को, सारे देश को पता है सर। मैंने जिस किताब का हवाला दिया उसमें पेज नंबर 32 पे एनी बेसेंट का ही आर्टिकल है। और दूसरी बात यह कि अम्बेडकर ने तो एक और कहा था जो आज के मैं समझता हूं खासतौर से सनातनी हिंदुओं की, अम्बेडकर ने साफ साफ कहा है कि ये जो भाई भाई का गीत है ये मुसलमान के बीच के लिए है, ये हिंदू मुसलमान भाई भाई के लिए नहीं, साफ साफ उन्होंने कहा है। लेकिन ये मुनाफिक जो है जय भीम वाले, ये नहीं बताएंगे कि भाई ये अम्बेडकर ने कहा था
कि जब तक भारत में एक भी मुसलमान रहता है तब तक ये पार्टीशन कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि पार्टीशन मजहब के नाम पे हो। तो अंबेडकर की बातों को भी लोग बड़ा सेलेक्टिव पढ़ते हैं। उनकी किताब है पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया और थॉट्स ऑन पाकिस्तान, ये किताब लोग पढ़ेंगे तो जहन साफ हो जाएंगे और अंबेडकर के बारे में जो गलतफहमियां लोगों की है वो भी साफ हो जाएंगी। और ये जिहादी जो उनको अभी थोड़ी देर के लिए शाहीन बाग पे कंधे पे लेके घूम रहे थे कि अंबेडकर का संविधान, अंबेडकर का संविधान बड़ा सेलेक्टिव पढ़ा इन लोगों ने। सर आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं कहना चाहता था कि मैंने ये बात पर मैंने काफी जोर दिया था, लेकिन एक बार मैं फिर ये बताना चाहता हूं कि जो समुद्री जिहाद का जो खतरा है, ये सबसे बड़ा खतरा आज हिंदुस्तान के दक्षिणी भाग से, मैंने कहा ये मालदीव, श्रीलंका और ये पूरा इलाका में किस तरीके से की इकोसिस्टम बन गया है, और इस इकोसिस्टम में केरला का एक बहुत बड़ा इसमें रोल है। इस नार्को जिहाद से कितना पैसा आ रहा है, कहां जा रहा है, अभी किसी को मालूम नहीं है। लेकिन जो वहां पे जो आपके ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी के जो हेड है, उन्होंने ये सवाल उठाए कि आखिर ये 5,000 करोड़ रुपया कहां, 5 महीने के अंदर में 5,000 करोड़ रुपया ये कौन इसको प्राप्त करने वाला था। तो अगर आप इसको पूरे देखें तो एक बड़ी भयानक सी स्थिति लगती है साहब, बड़ी भयानक सी स्थिति लगती है। आप 7,500 किलोमीटर बॉर्डर, आपने उसको बताया, हर एक स्टेट को आपने वो ब्रेकडाउन दिया उसका हमारे कोस्टल लेंथ का। वहां पर एक ये आइलैंड जो 300 किलोमीटर दूर, हम इसको अगर सुरक्षित नहीं रखेंगे और इसको हम अपग्रेड नहीं करेंगे, यहाँ पे टूरिज्म नहीं बढ़े। टूरिज्म भी एक तरीका होता है साहब सिक्योर करने का, अपने टेरिटरी को सिक्योर करने का टूरिज्म भी एक बहुत बड़ा तरीका होता है। आप देखेंगे कि जब भी कश्मीर में टूरिज्म कम होता था तो दहशतगर्दी बढ़ जाती थी। तो ये आप लक्षद्वीप के लोग, आखिर आपकी अहमियत क्यों है? इसलिए नहीं, आप वहां गए कैसे? पहली बात, आप तो वहां के रहने वाले नहीं है, आप तो यहाँ इंडियन मेनलैंड से आपके पूर्वज गए थे। क्यों गए थे? क्योंकि वो ट्रेड रूट पे था, क्योंकि आपका पेट पलता था उससे। आज भी वो ट्रेड रूट पे है, भारत के एनर्जी लाइफलाइन पे है। अगर भारत की सुरक्षा नहीं होगी, मैं मैरीटाइम सुरक्षा की बात करता हूं, तो फिर आप कैसे सुरक्षित रहेंगे? और आपको आपकी सुरक्षा के लिए ये कि यहां पर मदिरा सेवन नहीं होगा, तो उन्होंने कह दिया कि भाई एक फ्यूचरिस्टिक प्रपोजल उसमें उन्होंने दिया है पटेल साहब ने कि भाई जो लोग के 2 बच्चे हैं, दिस इज फ्यूचरिस्टिक, भविष्य के बारे में बात की है, जिनके 2 बच्चे हैं वो पंचायत का चुनाव उनको नहीं लड़ना चाहिए। अब ये हर चीज इस्लाम के खिलाफ है, हर चीज इस्लाम के खिलाफ है। तो ये इसको पूरे आप इसको इंडियन सिक्योरिटी पूरे जो फ्रेमवर्क है उसके संदर्भ में इसको देखें, ये पूरा जो लक्षद्वीप वाला एपिसोड है। और अगर आपने ये कंसेशन दिया तो साहब, मैंने जो क्रम जो बताया था आपको कि किस तरीके से जो उम्मा से शरिया से जिहाद से कैलिफेट, ये उसी क्रम में ये भी आपका जो द्वीप है ये चला जाएगा। तो इसलिए इनको बोलो कि जिस तरह से मालदीवियन मुसलमान सोचते हैं, वो भी तुम्हारे मतलब भाई क्या बोले, उम्मा का ही हिस्सा है। तो अपने उम्मा के भाइयों का कुछ ध्यान रखो यार। आपने जो एक बात कही उसमें है कि वहां ये कहते हैं कि वहां मदरा नहीं बिकनी चाहिए, आबे जमजम बिकना चाहिए। वहां आबे जमजम बिकेगा तभी जो है इस्लाम पूरी तरह से नाफिज हो पाएगा। और जो कुछ बातें आपने इसके अलावा कही है, मैं समझता हूं कि आज आपने सिर्फ ये कोई बातचीत नहीं है, ये सिर्फ आम आदमी के लिए नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं कि हुक्मरान जो इन चीजों को देख रहे हैं, जो डील कर रहे हैं, उनको भी बहुत सारे एस्पेक्ट आपने इसमें बताए हैं, हिस्टोरिकल बताए हैं और फ्यूचरिस्टिक बताए हैं। तो ये बातचीत सिर्फ हम और आपके सुनने के लिए नहीं है, आम आदमी के लिए तो है ही कि ताकि वो अवेयर हो
और इन खतरों को समझे। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इसमें जो आपने कई बार दोहराया कि एक स्टेट, एक राज्य की सरकार का मुखिया और राज्य की सरकार के अंग अगर इस जिहाद को आगे बढ़ाएंगे, अगर इस तरीके से कहेंगे कि देखिए साहब हम रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं कि बीजेपी वहां भगवाकरण कर रही है, बीजेपी अपने, तो ये भी एक बड़ा खतरनाक ट्रेंड है कि वहां जो 65,000 हैं वो तो 65,000 क्या, जहां वो 5 लाख है, 10 लाख है, 20 लाख है, पूरे देश में वो ये कर रहे हैं, लेकिन एक स्टेट जो है उनको प्रोटेक्ट कर रही है और उनके उस जिहाद को बढ़ाने के लिए भारत सरकार को रोक रही है। ये भी एक बड़ा खतरे का ट्रेंड है कि केरल की क्या हालत है हम सब जानते हैं। सिंह साहब आपने अपनी बातों को बहुत, एक जी मिनट जी आखिरी में मैं पिनारी विजयन से मैं अनुरोध करता हूं कि एक रेजोल्यूशन वो और पास करवाएं अपनी विधानसभा में, और वो है कि जिस तरीके से जय चीन के द्वारा उइघुर मुसलमानों का जिंगजियांग प्रोविंस में उत्पीड़न हो रहा है, उसके खिलाफ भी एक रेजोल्यूशन पास करवा दें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच।